हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आप सभी का अन अकेडमी पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अन अकेडमी ने किस तरीके से ऑनलाइन लर्निंग में एक रेवोल्यूशन लेके आया है। आज देश के दूर दराज के गांव में, कस्बों में बैठे उन बच्चों तक अन अकेडमी पहुंच गया है जो कभी भी यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचने से पहले सोचते थे कि हमें किसी शहर में जाना होगा, बड़ी सिटी में जाना होगा, वहां पे रहना होगा, फिर ही हम तैयारी कर पाएंगे। लेकिन अन अकेडमी ने आज उन सारे बैरियर्स को तोड़ दिया है और आज गांव गांव तक, देहात तक, कस्बों तक अन अकेडमी पहुंच चुका है। बच्चों को अपना बेहतर भविष्य बनाने में मदद करने के लिए। ऐसे में जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और अक्सर जब उन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी का लेवल, उसकी डायरेक्शन, कहीं ना कहीं वो अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाता, क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। कैसे पढ़े, कब पढ़े, क्या टाइम टेबल, कैसा मैनेजमेंट। तो इसी तरह बच्चों के द्वारा फेस की जाने वाली इन समस्याओं के समाधान के लिए अन अकेडमी ने एक बच्चों के ही वेलफेयर के लिए, बच्चों के लिए ही एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए एक नई इनिशिएटिव लॉन्च की है, जिसमें हम लर्नर ऑफ द वीक करके किसी एक बच्चे को प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। उसके मन में भी आपके जैसे ही हजारों सवाल हैं। उन सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे ताकि उसके साथ साथ आपके भी वो जितने सारे सवाल थे उनका जवाब मिल पाए। आप ज्यादा मोटिवेटेड रहे, ज्यादा कॉन्फिडेंट रहे, अपनी एनर्जी का बहुत ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। तो आज लर्नर ऑफ द वीक में हमारे साथ है शिवानी। और शिवानी से हम बात करते हैं उसके मन में क्या सवाल है, वो किन किन समस्याओं का या कौन कौन सी क्वेश्चंस है जो उसको सवाल है ऐसे जिनका वो जवाब चाहती है, और उसके जरिए शायद आपके भी उन सारे सवालों का जवाब मिले। तो स्वागत करते हैं शिवानी का। शिवानी, वेलकम। बताइए आप अपने बारे में। थैंक यू सो मच सर, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। यूपीएससी की शुरुआत से ही हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जो मेरे मन में डाउट्स है, आई होप वो सारे डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में होंगे और इस सेशन से वो क्लियर होंगे आज। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। शिवानी बताइए, सबसे पहले आपके मन में क्या प्रश्न है, क्या क्या। सर, सबसे पहले यही डाउट आता है मन में कि यूपीएससी को शुरुआत कब से किया जाए, 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। इसका मैं जवाब ये देना चाहूंगा, हमारे पास बहुत तरह के एग्जाम्पल्स है ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हो चुके हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इस पूरी जो तैयारी है, यूपीएससी की तैयारी में लगभग 18 से 24 महीने हमें तैयारी में लगते हैं। और उसके बाद एक साल भर का यूपीएससी का एग्जाम का पूरा प्रोसेस है, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का। तो कुल मिला के 3 ईयर में विद प्रोसेस हमारा ये कंप्लीट हो जाती है। तो जो बच्चा अभी ग्रेजुएशन में है, तो अगर वो ग्रेजुएशन से शुरू करता है तो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, तो कुल मिला के हमारे पास 3 साल होते हैं जिसमें हमें कंप्लीट प्रोसेस करना है। 2 साल में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, एक साल में हमारा प्रोसेस हो जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे टीना डाबी मैम जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। उन्होंने ग्रेजुएशन जैसे ही वो कर रहे थे तब तैयारी शुरू की, ग्रेजुएशन के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट था और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन के बाद शुरू करेंगे। तो बस आप देख लीजिए कि आपने वो कौन सा ईयर बनाया है कि जिस साल आपको सक्सेस चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ भी करेंगे तब भी होगा, आफ्टर ग्रेजुएशन करेंगे तब भी। हमें 3 साल चाहिए बस, आपके 2 साल 18 से 24 महीने तैयारी के लिए और एक साल उस पूरा यूपीएससी के प्रोसेस के लिए। तो जब भी बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल फील करे, उसको लगे कि हाँ मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ और मैं करना चाहता हूँ, वो कभी भी कर सकता है, ग्रेजुएशन से भी और आफ्टर ग्रेजुएशन भी। ओके सर। सर, इस एग्जाम को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो नॉर्मली हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, घंटे का मैं घंटे का जवाब भी दूंगा, उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। हमें सिलेबस यूपीएससी का डिफाइंड है, प्रीलिम्स में क्या पूछने वाला है, मेंस में क्या पूछने वाला है। हमें उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। कुछ बच्चों का मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो 8 घंटे पढ़ के भी बहुत सारी चीजें ग्रेस कर लेते हैं, कुछ को 10-11 घंटे लगते हैं। पर ऑन एन एवरेज मैं यही कहूंगा 8 से 10 घंटे सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है और 4-5 घंटे पढ़ने से काम
थोड़ा मुझे लगता है कि काम नहीं चलेगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मुझे ये लगेगा कि वो थोड़ा और डिले हो जाएगा, आपका टारगेट एक्सटेंड हो जाएगा उसका ड्यूरेशन। तो 8 से 10 घंटे सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। बाकी उसके बाद हर किसी के अंदर एक जुनून होता है, नहीं मुझे 12 पढ़ना है, 13 पढ़ना है। पर मैं यही कहूंगा कि एक अच्छी नींद जरूर ले 6 से 7 घंटे की। उसके बाद आप 8 से 10 घंटे पढ़े तो वो गुड है, उसमें आपका हो जाएगा। ओके सर। सर यूपीएससी की शुरुआत जब हम कर लेते हैं तो पहले सबके मन में यही डाउट होता है कि पहले प्रीलिम्स से स्टार्ट करें या मेंस से। आपके हिसाब से सही रणनीति क्या होनी चाहिए? ओके, देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं खुद एक यूपीएससी एस्पायरेंट रहा, अब मैं एक फैकल्टी भी हूँ, तो मैंने वो दोनों ही फेज देखे हैं, स्टूडेंट वाला, फैकल्टी वाला जिसमें अभी हम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हम ऐसे कंपार्टमेंट नहीं कर सकते कि प्रीलिम्स अलग है, मेंस अलग है, इंटरव्यू अलग है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी कोई बच्चा शुरुआत करेगा तो मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको मेंस से शुरुआत करनी चाहिए। पहले मेंस का सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ऐसा टाइम आएगा कि सपोज करो अभी 2021 है, अभी हमारा अक्टूबर में प्रीलिम्स है, और अभी हमारे पास 3-4 महीने हैं, और प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस की डेट आएगी 3 महीने बाद। तो हमें मैनेज करना है कि कब हमें एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स पढ़ना है, कब मेंस पढ़ना है। तो मैं हमेशा ही बच्चों को ये बोलता हूँ कि प्रीलिम्स मेंस कंप्लीट रखिए, लेकिन प्रीलिम्स को भी आपको एक्सक्लूसिव 5 से 5.5 महीने देने होंगे, जब सिर्फ आप प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत हम मेंस से करेंगे। मेंस हमारा तैयार होगा तभी प्रीलिम्स आप दोगे, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तभी आप मेंस में भी फाइट करोगे। तो अगर मेंस ही तैयार नहीं है तो सिर्फ प्रीलिम्स को देने से मुझे नहीं लगता कि कोई बेनिफिट है, या उसको सिर्फ प्रीलिम्स को ही टारगेट करेंगे तो हमें कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। इंटीग्रेटेड है, मेंस तैयार हो जाएगा, प्रीलिम्स का काफी सेगमेंट तैयार हो जाएगा। ऐसा समय आएगा कि जब हमें सिर्फ पीटी को फोकस करना है, वो 5 से 5.5 महीने का वो टाइम होता है, वो आपको देना होगा सिर्फ पीटी के लिए। लेकिन उससे पहले मेंस तैयार होगा। और ओके सर। बताइए। सर सर यूपीएससी के तीनों स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। लेकिन सिलेबस बहुत अनलिमिटेड है, डर भी लगता है कैसे करें, कहाँ से कवर करें। तो आपके हिसाब से करंट अफेयर को कैसे और कहाँ से कवर करना चाहिए? देखो, करंट अफेयर को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर करंट अफेयर कब कब से पढ़े, कितने महीनों का पढ़े। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जिस दिन आपने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया उस दिन से आपको करंट अफेयर पढ़ना ही है। और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, फाइनल मेरिट में आपका नाम नहीं आ जाता, तब तक आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना ही होगा। क्योंकि यूपीएससी में आप देखेंगे करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। आपके सिलेबस के साथ साथ आपको बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी अच्छी रिपोर्ट्स, बहुत सारे अच्छे एनालिसिस जो है वो आपको करंट अफेयर से ही मिलेंगे। बहुत अच्छी केस स्टडीज मिलेंगी आपको वहां से। तो करंट अफेयर हमेशा ही पढ़ना है, पहली बात तो ये। दूसरा, बच्चे पूछते हैं करंट अफेयर को तैयार कैसे करें। देखो, उसके 2-3 हमारे चीजें हमें याद रखनी होगी। पहले, एक हमें मंथली मैगजीन पढ़नी होगी करंट अफेयर की, कोई भी एक आपको जो अच्छी लगती है, एक मंथली मैगजीन पढ़े। उसके बाद डेली न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर को लेके भी मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी वाला पढ़े या इंग्लिश वाला पढ़े। तो नो डाउट मैं यही कहूंगा, इंग्लिश मीडियम में या जो आपका एक न्यूज़पेपर आता है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, वो पढ़ना होगा। और अब बच्चों के मन में आता है सर वो हम हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश का कैसे तैयार करें। तो अभी वो मुझे नहीं लगता, अन अकेडमी ने वो प्रॉब्लम छोड़ी है। बहुत सारे एजुकेटर अन अकेडमी के डेली बेसिस पे द हिंदू को पढ़ाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ाते हैं। तो वो अभी एक प्रॉब्लम नहीं है, आप रेगुलर उसको सुने। और उसके बाद राज्यसभा टीवी को जरूर पढ़ सुने, उसमें 1-2 प्रोग्राम मैं बताना चाहता हूँ। उसमें देश देशांतर आता है, आपका बिग पिक्चर आता है, उसको रेगुलर सुने। और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, करंट अफेयर का साथ नहीं छोड़ना। ओके सर। सर यूपीएससी के सिलेक्शन में ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है। तो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शनल का, एक सही ऑप्शन का सिलेक्शन कैसे हो? देखो, इसमें भी हमें एग्जाम्पल से सीखना होगा कि जो बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट्स है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कोई बहुत सारे आईआईटीएंस होते हैं, वो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हैं, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, आते हैं 2 साल तैयारी करते हैं, सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट से भी होगा। कुछ बच्चे मैथ्स को भी ऑप्शनल रखते हैं, कुछ केमिस्ट्री को रखते हैं, कुछ फिजिक्स को रखते हैं, सबका सिलेक्शन होता है।
तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, हमें 2-3 चीजें ध्यान रखनी होगी ऑप्शनल को चूज करते समय। पहला, एक तो हमारा इंटरेस्ट क्या नेचुरल उसमें है। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, सोशियोलॉजी में आ रहा है, किसी को ज्योग्राफी में आता है, किसी को किसी और सब्जेक्ट में, हिंदी लिटरेचर में आएगा, किसी को मैथ्स में आएगा, तो अगर आपका एक इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ आपके पास अच्छा, जैसा हमारा यूपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कंटेंट और मटेरियल है, क्वालिटी कंटेंट। क्योंकि मेरा चलो हिस्ट्री में इंटरेस्ट है लेकिन मेरे पास बुक ही नहीं है, अच्छा मटेरियल नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट से भी काम नहीं होगा। तो आपका अच्छा एक इंटरेस्ट हो, जो आपने ऑप्शनल चूज किया उसका मार्केट में मटेरियल कंटेंट अवेलेबल हो, और एक अच्छी मेंटरशिप भी हो, मतलब एक मेंटर हो जाता है उसी सब्जेक्ट का, तो वो बहुत चीजें आसान हो जाती है। तो बस ऑप्शनल को डिसाइड करने से पहले आप ये देखिए आपका इंटरेस्ट किस में आ रहा है, क्या उस ऑप्शनल का कंटेंट है, उस पे अच्छी आपको मेंटरशिप मिल रही है, तब कोई इश्यू मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऑप्शनल को लेके आएगा। ओके सर। सर, नोट मेकिंग को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, करना चाहिए या नहीं, या इसका सही तरीका है, पैटर्न क्या हो, जैसे एग्जाम टाइम पे रिवीजन करने में आसानी, तो आप के हिसाब से नोट मेकिंग इम्पोर्टेंट है या नहीं? देखो, नोट्स मेकिंग का तो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगा हमें कुछ चीजें समझनी होगी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके हमें नोट्स बनाने हैं, कुछ ऐसे हैं जिसके हमें नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चलेगा। जैसे मैं बात करता हूं, अगर हम लक्ष्मीकांत की बुक की बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है वो बुक अपने आप में ही इतनी क्वालिटी से लिखी गई बुक है कि उसको उतना ही उसको नोट्स बना रहे हो, सेम बुक का सेम सारी चीजें लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। बेटर है कि अच्छी बुक्स को बार बार जितना आप पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत को नोट्स बनाने से अच्छा है कि उसको कम से कम 10 बार पढ़े, 20 बार पढ़े आप। उसी तरह से जैसे स्पेक्ट्रम का मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है, वो बहुत अच्छी किताब है, उसका नोट्स मेकिंग की जगह आप कोशिश करो उसको बार बार रिवाइज करने की। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, जैसे आपके पास, जैसे स्पेक्ट्रम की तो एक कंप्लीट बुक हो गई मॉडर्न हिस्ट्री की, लक्ष्मीकांत आप पॉलिटी के लिए हो गई, लेकिन बात करें ज्योग्राफी पे, तो ज्योग्राफी पे हमारे पास एक कोई सिंगल बुक ऐसी नहीं है कि जिसमें इतना सारा स्टैंडर्ड और सारा का सारा सिलेबस तो उसमें कवर हो रहा हो उस बुक से। तो ऐसे में आप अपना कुछ एनसीईआरटीज पढ़े, और जो आपके एजुकेटर्स के मेंटर्स के लेक्चर होते हैं उससे आप नोट्स बनाएं। एक बात तो ये ध्यान रखना होगा, कुछ का नोट्स बनाना है, कुछ का नोट्स नहीं बनाना। जैसे करंट अफेयर की आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट अफेयर का मैगजीन लिया, उसी को सेम आपने नोटबुक में नोट कर लिया, तो कोई लॉजिक नहीं था उसका। मुश्किल से 80-90-100 पेज की आपकी मैगजीन आती है, उसको वहीं पढ़े। उसके साथ ही एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि नोट्स मेकिंग क्यों भी जरूरी है। देखो, ये मेन एग्जाम हमारा मेंस को हमें हैंडल करना है। यूपीएससी मेंस का एग्जाम 7 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ओके, 5 डेज का एग्जाम होता है, 2-3 दिन की छुट्टी देता है, तो 5 डेज के अंदर आपको सारी फाइट लड़नी है। और जब हम लास्ट मोमेंट पे होते हैं एग्जाम से 10-15 दिन पहले, तब अगर हम पीडीएफ्स को लेके आप सोचे कि हम रिवीजन कर लेंगे, तब वो इम्पॉसिबल है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना आना चाहिए। पहली बात, नोट्स भी बनाए तो उसमें राम कहानी ना लिखे, बुलेट पॉइंट्स में छोटा छोटा कुछ डायग्राम बना के उसको थोड़ा सा अच्छे रूप में स्मार्टली मैनेज करे उसको। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 पेज का मटेरियल था उसको 100 पेज में मेंटेन किया आपने। नोट्स बनाने में असली मजा तब है 100 पेज के कंटेंट को आप 10 पेज में लेके आए हो, विदाउट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए। ओके। सर, इसमें टाइम मैनेजमेंट को लेके एक सबसे बड़ा इशू है। स्टूडेंट्स के मन में ये था टाइम को कैसे मैनेज करें, तो आपके हिसाब से एक बेहतर टाइम टेबल क्या हो जिससे सिलेबस टाइम पर कवर हो जाए और मल्टीपल टाइम रिवीजन हो सके? देखो, टाइम टेबल को लेके मैं यही कहूंगा, पहले आप एक बार सिलेबस को समझे। आप ये डिसाइड करें कि आप किस ईयर एग्जाम दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर 1 साल बाद दे रहे हैं, या 2 साल बाद, या 3 साल बाद। उसी हिसाब से हम टाइम टेबल बनाएंगे। अगर सपोज आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, तो अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है 2022 का प्रीलिम्स, तो 2022 के प्रीलिम्स में लगभग साल भर है अभी। तो हम कोशिश करें कि शुरुआत के अभी 5-6 महीनों में सिर्फ मेंस को ज्यादा टारगेट करें, 80-90% मेंस का सिलेबस, 10-20% थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स को देखेंगे हम। तो बस हमें आवर्स का सेपरेशन देखना है कि किस तरीके से किसको हमें कितने आवर्स देने हैं, बस वो उसको पता चलेगा आपको सिलेबस से। अभी मेंस तैयार नहीं है तो पहले कोशिश करें अपने टाइम का 90% आप मेंस को ही दें।
तो 5-6 महीने में आपका मेंस 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शनल होगा, जीएस के चारों पेपर में काफी आपकी अच्छी पकड़ हो चुकी होगी। उसके बाद मैंने जैसे बोला है कि एक्सक्लूसिव पीटी को फिर टाइम देना है 5.5 महीने। टाइम मैनेजमेंट में हमें ऐसा करना है, कुछ बच्चों को लगता है कितना सब्जेक्ट पढ़े। देखो, करंट अफेयर डेली पढ़ना है आपको, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा। उसके बाद मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप अपना ऑप्शनल पढ़े, जो 2022 में है, जो बच्चा ऑप्शनल पढ़े और उसके साथ जीएस की कोई 2 टॉपिक वो लेके चले। तो करंट अफेयर, ऑप्शनल और एटलीस्ट 2 टॉपिक ऑफ मेंस, वो डिफरेंट डिफरेंट, आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई एक का 2 का कॉम्बिनेशन ले और जो आपको ज्यादा टफ लगता है उसको सबसे पहले फेस करें। ओके सर। सर, पिछले कुछ सालों में हिंदी माध्यम का रिजल्ट देखते हुए मन में एक मेजर डाउट है कि क्या हिंदी माध्यम से भी सफलता पाई जा सकती है? डेफिनेटली पाई जा सकती है, पहली बात तो मैं यही कहूंगा। देखो, ये एग्जाम मैं ये कहूंगा कि ये कोई मीडियम से हम इसको ना कंपेयर करके हम कंटेंट की बात करें। देखो, एक कोई गेम की तरह या एक कंपटीशन की तरह ले, ये कंपटीशन है, कंपटीशन के कुछ स्टैंडर्ड्स है, कुछ क्राइटेरिया है। तो अगर वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी पूरा नहीं कर पा रहा उस क्राइटेरिया का, तो वो भी सिलेक्शन नहीं होगा भाई। अल्टीमेटली चलो हम ये बोलते, क्या सारा इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्ट हो जाता है? नहीं होता। तो बात यहाँ पे मीडियम सिर्फ एक्सप्रेशन का वे है, आप किस में लिख रहे हो। हमें क्वालिटी कंटेंट पे काम करना है। अगर आपके पास हिंदी मीडियम में भी क्वालिटी कंटेंट है तो आपका हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट नहीं आ रहे। रैंक सेकंड, रैंक थर्ड, 14 रैंक अभी 2013-14 में भी आपने देखी होगी। हर साल टॉप 100 में आता है बच्चा। 1-2 साल से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम मीडियम का नहीं है, वो प्रॉब्लम गाइडेंस का, वो प्रॉब्लम कंटेंट का, वो उन सारी चीजों पे हम वर्क करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो हम मीडियम को कल्प्रिट बनाने से अच्छा है कि हम अपने सिलेबस को पकड़े, क्वालिटी के साथ अपने सारे सिलेबस को, सारा मटेरियल, अपने आइडियाज को, आंसर राइटिंग को, वो जितना सारा तरीका अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चले। यूपीएससी की किसी से दुश्मनी नहीं है कि ये हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, ये फला मीडियम है। आपको वर्क करना है क्वालिटी पे। देखो, एक कंपटीशन है, जो जितना जोरदार खिलाड़ी होगा वो उतना ही अच्छा खेलेगा। तो वो जोरदार खिलाड़ी हिंदी मीडियम का होगा तो वो सिलेक्ट होगा, वो इतना शानदार खिलाड़ी इंग्लिश मीडियम का होगा तो इंग्लिश मीडियम में होगा। तो बस हमेशा ही मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, हिंदी इंग्लिश के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि सारा बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला भी पास नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना। तो हमें अपनी क्वालिटी पे अपने आप को ज्यादा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पे वर्क करना है। जी सर। सर, स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा वर्ग ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है, तो क्या ग्रामीण पृष्ठभूमि इस एग्जाम को क्लियर करने में कोई बाधा बन सकती है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बैकग्राउंड का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। ये कंपटीशन है और उस कंपटीशन में आप चाहे, मैं तो कह रहा हूँ हिमालय की चोटी पे जाके पढ़ो ना, कौन रोक रहा है आपको वहां पे, ठीक है। हम पृष्ठभूमि को इसलिए कई बार बीच में लेके आते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास शायद रिसोर्सेज नहीं है, हम उतने केपेबल नहीं है, हम कोचिंग का पैसा नहीं दे सकते, या हमारे और बहुत सारे हर्डल्स फील करते हैं, तब हमें बैकग्राउंड नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है आज अनअकैडमी ने तो वो सारे बैरियर्स इस तरह के तोड़ के गांव गांव तक वो यूट्यूब के जरिए, लर्निंग ऐप के जरिए पहुंच चुका है। सारे के साथ आज देखो ना, पता नहीं आप देश के किस किस कोने से बच्चे हमें सुनते हैं। तो अब किसी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अन अकेडमी का मतलब ही है आपको नो नीड ऑफ एनी अकेडमी, आप घर बैठो, हम ही आपके घर आ गए आपको पढ़ाने के लिए। तो वो बैकग्राउंड का बच्चा ये मत सोचे कि मैं बैकग्राउंड से हूँ, इतना सारा कंटेंट, प्लेंटी ऑफ कंटेंट यूट्यूब के जरिए, लर्निंग ऐप के जरिए आप देख रहे हैं। तो उस, देखो, अपने आप को कमजोर मानना बंद करें आप, बस यही मैं कहूंगा। आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो, कोई भी मीडियम हो, देश के किसी भी हिस्से से हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके सर। सर, रिसेंटली यूपीएससी ने अपना एग्जाम पोस्टपोन किया है, पहले 27 जून को होने वाला था, अब 10 अक्टूबर को हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? कितने आवर्स मेंस को पढ़ें, कितना प्रीलिम्स को टाइम दें? ओके, ये बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों के मन में जो 21 वाला अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके मन में प्रश्न उठ रहा है। इसमें मैं बस यही कहूंगा कि जैसे अभी प्रीलिम्स को अराउंड 130 प्लस डेज के अराउंड है, 128-129 दिन है हमारे। तो जिन बच्चों का मेंस अच्छा तैयार नहीं है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि 25-30 दिन वो मेंस को पढ़े। और अगर आपको अपना ऑप्शनल कमजोर लग रहा है तो थोड़ा वर्क ऑप्शनल पे करे।
कुछ 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप ऑप्शनल पे, एथिक्स पे और ऐसे पे वर्क कर सकते हैं 20-25 दिन, तो जिससे कि आपको और ज्यादा अच्छा उसमें एक कॉन्फिडेंस फील होगा। लेकिन जिन बच्चों को सॉरी ये लगता है कि अभी प्रीलिम्स में मेरी कुछ कुछ चीजें कमजोर है, तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि 100% टाइम फिर वो मेंस को ना दे। आप अपने टाइम का 60 मेंस को दे ले, 30-40% पीटी को भी देते चले। पता चले मेंस को तैयार करने के चक्कर में आपका प्रीलिम्स ही फिर से रह गया। तो आप एक स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन 70-80% टाइम मेंस को दीजिए। अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि अभी पीटी को लेके मेरा कुछ इकोनॉमी तैयार नहीं है, मेरा हिस्ट्री तैयार नहीं है, तो उसको भी धीरे धीरे करते रहे। तो वो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, पीटी को थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर दे, ताकि आपको ये ना लगे कि 30-35 दिन के बाद की पीटी का तो सब कुछ भूल ही गए हैं। थोड़ा पीटी भी रखे, थोड़ा ज्यादा फोकस लेकिन मेंस को दे। सर, टेस्ट सीरीज को लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत सारे डाउट्स है। टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, टेस्ट सीरीज के बारे में तो कोई क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए, सभी बच्चों को टेस्ट सीरीज तो जरूर लगाना है। देखो बिल्कुल, मैं एक बोलता हूँ, एक खेल होता है ना, जैसे खेल में आपको सीधा ग्राउंड पे जाने से पहले प्रैक्टिस करता है खिलाड़ी, नेट प्रैक्टिस करता है ना, बहुत सारे वो प्रैक्टिस पहले से ही करके रखता है। तो सेम ऐसा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो बच्चा जितना अच्छा टेस्ट सीरीज लगाएगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएगा, वो उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। टेस्ट सीरीज लगाने का देखो मेन जो हमारा, क्यों लगाते हैं हम टेस्ट सीरीज लगाने का कारण है हम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके थ्रू। सपोज करो मैंने ज्योग्राफी पढ़ लिया, सारा एनसीईआरटी पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, उसके बावजूद भी मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो एटलीस्ट टेस्ट सीरीज के जरिए मुझे ये पता चलेगा कि क्या मैंने कंसेप्ट को समझने में गड़बड़ की, या मैं कुछ चीजें फैक्ट्स को भूल जा रहा हूँ, या मुझे प्रॉब्लम कहाँ है। तो टेस्ट सीरीज के जरिए अल्टीमेटली आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करते हैं। टेस्ट सीरीज के स्कोर से ज्यादा घबराने की बात नहीं है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर 40 ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, 60 गलत हुए तो 60 गलतियां पता चली आपको 100 क्वेश्चन में, तो आप उनको इंप्रूव करो। तो हमेशा कंपटीशन खुद से रखो, आपको पर डे अपना एक बेटर वर्जन बनाना है, बस मैं यही कहूंगा। और एटलीस्ट कम से कम 30 टेस्ट लगा के जाए, मैं यही कहूंगा, जिसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक और आपका आर्ट एंड कल्चर वगैरह, करंट अफेयर का, तो कम से कम 3000 क्वेश्चन मैं बोलता हूँ। एक पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 टेस्ट मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम इतना हो, क्योंकि उससे आपको अपनी काफी गलतियां पता चल जाती है। सर, प्रीलिम्स की कितने टाइम पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना सही होगा? मुझे ये लगता है कि बात इसको कोई ऐसे मत डिवाइड कीजिए कितना टाइम पहले। आपने पॉलिटी पढ़ लिया तो पॉलिटी का सीधा टेस्ट लगाओ, आप वेट मत करो। जैसे जैसे जो जो सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो उसके टेस्ट लगाना शुरू करो। वेट मत करो कि एक महीने पहले लगाऊंगा, 2 महीने पहले लगाऊंगा। ये आपका सेल्फ इवेल्युएशन है। मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, तो मैं वेट क्यों करूं 2 महीने के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, चलो 2 टेस्ट लगा के देख लेते हैं, अगर वहां से मुझे अपनी कमियां पता चल जाएगी। हमें बेसिकली टेस्ट सीरीज का पर्पस अपनी कमियों पे काम करना है। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया तो वेट क्यों कर रहे हो उसके लिए 3 महीने। अभी पढ़ा है तो साथ के साथ टेस्ट लगा के अपनी गलतियों को दूर कीजिए। गॉट इट। घर पे रह ओके सर। सर, घर पे रहकर टेस्ट लगाने से वही आउटपुट मिल सकता है जो टेस्ट सेंटर पे जाकर टेस्ट लगाने से मिलता है? देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम एग्जाम हॉल में या टेस्ट रूम में जाके टेस्ट नहीं लिख रहे, तो वो नहीं आ रहा। मैं हमेशा ही बोलना चाहता हूँ कि सारे बच्चे एग्जाम हॉल में या टेस्ट का जो आपका एम्बियंस होता है उसमें जाके नहीं लिखते। बहुत सारा बच्चा अपने रूम पे ही टेस्ट लगाता है। बेसिकली एक ईमानदारी की जरूरत है। टेस्ट रूम में आपको, टेस्ट हॉल में क्या होता है, आपको 2 घंटे के लिए बिठा दिया जाता है और आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर होता है। सिर्फ यही है, वहां आपको चीटिंग नहीं करने दिया जाता, आपको बात नहीं करने दिया जाता। तो आप ऐसा घर पे रह के भी एक ऐसा माहौल अपने लिए तैयार कर सकते हैं। रूम पे बैठिए, घर वालों को बोल दीजिए कि अभी 2 घंटे में टेस्ट लगा रहे हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, टाइमर लगा के 2 घंटे में जितना टेस्ट हो उसको, खुद के प्रति ईमानदारी चाहिए। देखो, तो मैं यही कहूंगा, आप टेस्ट हॉल में दे, आप घर पे दे, टेस्ट दे। ये बैरियर मत लगाइए कि मैं उस रूम में ही दूंगा तो ही होगा। तो ऐसा मन में ऐसी ऐसी कोई भी कमजोर कड़ी पैदा मत करो खुद से।
आप ये सोचो टेस्ट लगाने 30 टेस्ट लगाने, मैं घर भी लगा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। बस खुद के प्रति ईमानदार रहना है। ओके सर। सर यूपीएससी की जर्नी बहुत एक लंबा टाइम जाता है इसमें, तो बीच में नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी। तो स्टूडेंट ऐसा क्या करें जो मोटिवेट रहे और अपने गोल पर ही फोकस रहे? देखो मैं यही कहना चाहता हूँ बिल्कुल ये नेचुरल है हमारा। जैसे कभी दिन होता है, फिर शाम होगी, फिर रात होगी, ऐसे ही हमारा मूड भी स्विंग करता है। कभी हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, कभी हम लो फील करते हैं, और कई बार क्योंकि देखो हम एक सोशल मतलब सामाजिक रूप से हम अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ अटैच होते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि वो प्रॉब्लम सिर्फ मैं अपनी प्रॉब्लम से ही परेशान होऊंगा, फैमिली से भी आपको डिस्टर्ब हो सकते हो। तो उसको एक नेचुरल फेज मानो, कि आप ये मत सोचो मैं नेगेटिव हो रहा हूं। आप नेगेटिव, अगर कई बार नेगेटिविटी आ रही है, मूड ऑफ हो रहा है, देन ट्राई टू चेंज द मूड। आप अपने फैमिली मेंबर से बात कीजिए, अच्छा गाना सुनिए, कोई अच्छा छोटा 15-20 मिनट की कोई मोटिवेटिंग स्टोरी देखना चाहते हो, कविता पढ़ना चाहते हो, कुछ भी। आप उन चीजों को आइडेंटिफाई करके रखें कि मुझे घूम के अच्छा लगता है, मुझे खेल के अच्छा लगता है, मुझे गाना गा के अच्छा लगता है। पर ये अपने साथ ये जबरदस्ती मत करना कि 24 घंटे मेरा मूड एक जैसा ही रहेगा, 24 घंटे में मोटिवेटेड ही रहूंगा। वो एक बहुत नेचुरल है, बस आपको डाइवर्ट करना है। और ये लंबी तैयारी है, कई बार ऐसा लगेगा कि यार मुझसे नहीं होगा। इवन आपने बहुत सारे बच्चों को सुना होगा, इवन टीना डाबी मैम का ही मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बोला था कि मुझे ये नहीं लगता था कि मेरा यूपीएससी में भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्या एग्जाम रिजल्ट आने से पहले भी उनके अंदर डर था, लेकिन वो ऑल इंडिया रैंक। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हर साल। बहुत सारे बच्चे मुझे एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले, यूपीएससी से पहले बोलते सर बहुत डर लग रहा है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ पॉजिटिव रहिए, आपका रिजल्ट आएगा, और फाइनली रिजल्ट भी आ जाते। तो इसको एक नेचुरल माने, लेकिन आप जैसे ही डिमोटिवेट हो तो आइडेंटिफाई करो कि मुझे क्या करके अच्छा लग रहा है। बस उस टाइम को 15-20 मिनट को आपको डाइवर्ट करना है, इससे ज्यादा और कुछ प्रेशर लेने की बात नहीं है। 3 साल है, निकालो यार आराम से, खेलते कूदते, क्या दिक्कत है। सर लास्ट में आप सभी स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा शिवानी, कि आप किसी भी पृष्ठभूमि से हो, कोई भी माध्यम हो, कैसा भी माहौल हो, खुद पे यकीन रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। अगर आपको लगता है कि मानसिक रूप से आप इतने सक्षम हो कि मन में शक्ति होनी चाहिए, मन से कमजोर नहीं होना चाहिए। बचपन में कहते थे ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर मन से हार गए, अपने आप को कमजोर समझ लिया, पृष्ठभूमि को आधार बना के, मीडियम को आधार बना के, और 10 चीजों को आधार बना के, तो देखो कमजोर कमजोर के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं होती। आपको स्ट्रांग रहना है, सही दिशा में आगे बढ़ना है। पेशेंस, देखो यूपीएससी में कुछ चीजें जरूरी है, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मेरे को अब यूपीएससी करना ही है। और लगन, लगन इसलिए कि लगन का मतलब ये होता है कि आप भटको ना, आपको पता हो कि मेरा टारगेट क्या था। तो उस टारगेट को सामने रखते हुए कमिटमेंट लेके आइए, पेशेंस रखिए, लगन रखिए, एक अच्छी दिशा, एक अच्छे मेंटर को पकड़िए जो आपको गाइड करता रहे। इतना अगर आप कर लेंगे तो सफलता, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस कमजोर ना माने, कमजोरी ही सबसे बड़ा आपका शत्रु है। चाहे वो कमजोरी किसी भी रूप में हो, आप आर्थिक रूप से कमजोर ना माने, मानसिक रूप से कमजोर ना माने। आप ये ना माने कि मेरे पास अच्छा इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, मेरा नहीं होगा, मैं तो गांव से हूं, मेरा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मजबूत रखना है बस अपने आप को, अंदर से एक पिलर की तरह खड़े रहना है। ठीक है थैंक यू जी। सो मच आप आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। डेफिनेटली आज बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट मेरे थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। सर थैंक यू सो मच। ओके ओके, मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ अच्छे से, बहुत मेंटली स्ट्रांग रह के पढ़े। आज अनअकैडमी आपके, आज वो सारे बैरियर तोड़ दिए, आपके घर तक आ गया है आपको पढ़ाने के लिए। तो इसलिए बिल्कुल फुल्ली मोटिवेटेड होके पेशेंसली आप पढ़ते जाइए, हम आपके साथ है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई मदद हो, मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस फ्री है, यूट्यूब की क्लासेस फ्री है। स्पेशल क्लासेस भी आप, मेरा एक और है नवीन वन, उसको लगा के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो मोटिवेटेड रहिए। शिवानी आपको भी गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे कि आपका इस साल सिलेक्शन हो, है ना। और नेक्स्ट टाइम अगर आपसे बात हो तो मैं चाहूंगा कि
मेरी विश है कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में मैं आपसे बात करूं। गॉड ब्लेस यू। ओके सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच।